वर्ल्ड वार वन में जब तुर्की को शिकस्त होती है तो तुर्की के दो टुकड़े हो जाते हैं और जिन कंट्रीज़ ने ये वार जीती थी उन्होंने जीता हुआ एरिया आपस में बांट लिया था और सीरिया फ्रांस के कंट्रोल में आ गया था। फ्रांस ने सीरिया पर 1923 से 1946 तक हुकूमत की। 1946 में सीरिया को आज़ादी मिलती है, लेकिन आज़ादी मिलते ही बहुत से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। 1970 में हाफिज़ उल असद, जो कि सीरिया की आर्मी के जनरल थे, वो सीरिया की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और ख़ुद गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लेते हैं। सीरिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इसमें 74% सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, 13% शिया मुस्लिम और 10% क्रिश्चियंस रहते हैं। सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में हाफिज़ अल असद ख़ुद एक शिया मुस्लिम था। इसको इस बात का भी डर था कि सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इसकी गवर्नमेंट गिरा सकती है, तो इसने सुन्नी मुस्लिम एरिया में लोगों की छोटी से छोटे मसले को भी हल करने का कहा। ये एक डिक्टेटर था, लेकिन फिर भी लोग इसकी गवर्नमेंट में खुश थे क्योंकि इसकी गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया गया और इकॉनमी ने ग्रो किया। इन सब चीज़ों की वजह से लोग खुश थे। लेकिन अगर कोई इसके ख़िलाफ़ बात करता तो उसको दबा दिया जाता। हाफिज़ अल असद ने अपनी मर्ज़ी से सीरिया की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और अपोजिशन पार्टी को तो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। 1982 में सुन्नी मिलिटेंट हम्मा ने हाफिज़ अल असद के ख़िलाफ़ रेबल्स के साथ मिलकर जंग का ऐलान किया, जिसके जवाब में इनकी मिलिटेंट्स ने 20,000 लोगों को मार दिया। इस वाक़ये को हम्मा मास्कर कहा जाता है। 1990s के आते आते हाफिज़ अल असद बीमार रहने लगे थे। इनके बड़े बेटे बसार अल असद प्रेसिडेंट बनने की रेस में सबसे आगे थे। ये बड़े ही पॉपुलर मिलिटेंट फिगर थे, लेकिन 1994 में एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें इनकी जान चली जाती है। इस वक्त हाफिज़ के छोटा बेटा बशार उल असद लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। ये आई स्पेशलिस्ट बन रहा था। फिर इस वाक़ये के बाद ये सीरिया वापस आ जाता है। 10 जून 2000 में हाफिज़ अल असद का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं बशार उल असद। बशार उल असद को प्रेसिडेंट बनाने के लिए ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 34 ईयर्स कर दी थी क्योंकि उस वक्त बशार उल असद की खुद की उम्र भी 34 थी। इनकी गवर्नमेंट में आते ही चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। इनके वालिद सीरिया की आवाम को फ्री सर्विसेज और सस्ता खाना दिया करते थे और हर कॉलेज ग्रेजुएट को जॉब लाजमी दी जाती थी, लेकिन इन सब चीज़ों को बशार उल असद ने ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगा था। फिर 2006 से 2010 तक सीरिया में ड्रॉट पड़ जाता है। इन 4 सालों में सीरिया की 60% ज़मीन रेगिस्तान में बदल जाती है और 80% से ज़्यादा कैटल्स मारी जाती हैं। एक्सपर्ट्स ड्रॉट की वजह क्लाइमेट चेंज को कहते हैं। अब इस वजह से सीरिया को ज़्यादातर खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीरिया में महंगाई बढ़ जाती है। सीरिया के जो ऑयल रिजर्व्स थे वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है तो बशार उल असद के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। 17 दिसंबर 2010 में तुनीसिया की कंट्री में एक ऐसा वाक़या आता है जो पूरे मिडल ईस्ट को हिला के रख देता है। तुनीसिया में एक सब्ज़ी वाला मोहम्मद बौजिज़ अपनी सब्ज़ी का ठेला लगाकर सब्ज़ी बेच रहा होता है, तो पुलिस आकर उससे उसका तराजू छीन लेती है क्योंकि उसके पास परमिट नहीं था। वो कंप्लेन करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नर के पास जाता है, लेकिन गवर्नर इससे मिलने से मना कर देता है। फिर ये अपने आप को सबके सामने आग लगा देता है, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है। आसपास खड़े लोग इसकी वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज देना शुरू कर देता है। लोग गुस्से में आकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतने बढ़ जाते हैं कि 1 महीने के अंदर तुनीसिया के डिक्टेटर बिन अली की गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। इसके बाद कई अरब कंट्रीज़ में भी लोग अपनी डिक्टेटर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, जिसमें इजिप्ट, लबनान, ओमान, इराक, कुवैत, सूडान, जॉर्डन शामिल हैं। इस मूवमेंट को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया है। इसकी असरात सीरिया में भी देखे गए। 6 मार्च 2011 को सीरिया के छोटे से शहर डेरा में स्कूल जाने वाला बच्चा मुआविया अपने दोस्तों के साथ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दीवार पर कुछ अल्फाज लिखता है, अजक अलदूद या डॉक्टर, जिसका मतलब ये है कि अगला तुम्हारा नंबर है डॉक्टर। बशार अल असद समझता है कि इस वक्त इस तरह की गलती को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मुआविया और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लेता है और इनको जेल में डालकर टॉर्चर करता है। जब इन बच्चों के पेरेंट्स इनको छुड़ाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो एक ऑफिसर इनको जवाब देता है कि अपने बच्चों को भूल जाओ, अगर बच्चे चाहिए तो और बच्चे पैदा करो,
अगर नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ दो। इसके बाद इस शहर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। सीरिया आर्मी शहर में आते ही प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। इनके फनल्स पर और भी बड़े प्रोटेस्ट किए जाते हैं। 24 मार्च 2011 को 15 लोगों को मार दिया जाता है और कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद फनल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है कि वहाँ से प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। 25 अप्रैल तक हालात ये हो गए थे कि डेरा के शहर में टैंक भेज दिए जाते हैं। इस वक्त रिपोर्ट आना शुरू हो गई थी कि आर्मी के अंदर से सोल्जर्स सिविलियंस पर फायर करने से मना कर रहे हैं। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था। जुलाई आते आते इतने सोल्जर्स आर्मी के अंदर से रेबल कर गए थे कि वो अपनी खुद की एक आर्मी बना लेते हैं, जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी। अब इस आर्मी और प्रोटेस्टर्स का एक ही मकसद था कि किसी तरह सीरिया के डिक्टेटरशिप से आज़ादी दिलवाओ। कुछ ही महीनों में ये फ्री सीरियन आर्मी असद की आर्मी को कई सीरिया के शहरों से निकाल देती है, जिसमें अलीपो और राका जैसे शहर शामिल हैं। ये शहर अब फ्री सीरिया आर्मी के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर यहाँ से शुरू होता है सीरिया में सिविल वार। प्रोटेस्ट करने वाले रेबल्स फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर सीरियन नेशनल कलेक्शन बनाते हैं। ये अपने आप को सीरिया की गवर्नमेंट इन एग्जाइल होने का ऐलान कर देते हैं। अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज़ इनको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये सिविल वार सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले रही थी। जब 2011 में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो वो नॉन सेक्रेटेरियन थे, क्योंकि असद खुद एक मिनॉरिटी से बिलोंग करता था और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा जगह दी हुई थी और कंट्री में सुन्नी मेजॉरिटी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई सुन्नी मेजॉरिटी के बाकी मिनॉरिटीज़ के साथ शुरू हो गई थी। इनके इख्लाफात और भी ज़्यादा बढ़ने लगे थे जब दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें एंटर हो जाती हैं, जैसे तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर ने सीरिया के रेबल्स का साथ देने का ऐलान कर दिया था और असद की सपोर्ट में आते हैं ईरान, हिजबुल्ला। इसके अलावा 2015 के आते आते बहुत सारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी इस वार में शामिल हो जाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने रेबल्स की सपोर्ट का ऐलान कर दिया था और दूसरी तरफ रशिया जैसी कंट्रीज असद की सपोर्ट में आती हैं। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि ऐसे क्या वजह थी कि इतनी सारी कंट्रीज इस जंग में एंटर हो जाती हैं। इस सब की वजह ISS थी। ISS एक एक्सट्रीम मिलिटेंट ग्रुप था। जब 2012 में सिविल वार चल रही थी तो अलकायदा इसको बहुत गौर से देख रहा था और इसका फायदा उठाने का इंतजार कर रहा था। जनवरी 2012 में group in Syria says it is ready to impose a no-fly zone over Aleppo. The Nusra Front has warned the government. जनवरी 2012 में अलकायदा का चीफ सब सुन्नी मुसलमानों को असद के खिलाफ जिहाद करने का कहता है। आहिस्ता आहिस्ता जबत अल नसर बढ़ने लगता है और फ्री सीरिया आर्मी का इन्फ्लुएंस कम होने लगता है। अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी को ये कहकर वेपन देने से मना कर दिया था कि ये वेपन टेररिस्ट के हाथों में जा सकते हैं। दूसरी तरफ टेररिस्ट के बहाना देखकर असद की फोर्सेस एयरक्राफ्ट का यूज़ करना शुरू हो जाती हैं रेबल्स बेसिस पर अटैक करने के लिए। दिसंबर 2012 को अमेरिका जबत अल नसर को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है। 8 अप्रैल 2013 को अबू बकर अल बगदादी ने इराक को जबत अल नसर के साथ सीरिया बना दिया। इसी के बीच में रेबल्स के खिलाफ असद की आर्मी केमिकल वारफेयर का यूज़ करने लगती है, वो भी अपने ही लोगों के खिलाफ। हालांकि अगर दो कंट्रीज़ के आपस में भी लड़ाई हो जाए तो तब भी इसका इस्तेमाल करने सख्त मना है, लेकिन सीरिया ने कई बार अपने ही लोगों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया। 21 अगस्त 2013 में इस वाक़ये में 1000 लोग मारे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का वेपन इंस्पेक्टर सीरिया में जाता है तो उनको वहाँ सीरियन गैस के इस्तेमाल का एविडेंस मिलता है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने कहा कि ये एक रेड लाइन थी जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए था और इसको क्रॉस करने का मतलब है कि अमेरिका की तरफ से मिलिटेंट एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन असद की गवर्नमेंट में टॉर्चर कैंप भी चलते थे। इनका एक फेमस प्रिजन है सैदनया प्रिजन। इसमें हज़ारों लोगों को मौत की सज़ा दी गई। इसमें प्रिजन को लोहे की डंडों से, केबल से और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे और उल्टा लटका कर इनको पानी में डुबोना आम था। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इस जेल को ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहा था। 2011 से लेकर 2018 के बीच में इस एक जेल में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ ISS ने 2015 के आते आते सीरिया के 1/3 और इराक के 40% एरिया को कैप्चर कर लिया था। इस वक्त ISS अपने आप में एक कंट्री था। इनके अपनी गवर्नमेंट थी, अपने रूल्स थे और अपनी करेंसी थी। 2015 तक ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोग इनकी गवर्नमेंट के अंडर आते थे। इनके किए गए वार क्राइम इतने एक्सट्रीम थे कि दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इनके खिलाफ हो गई थी।
आईएसएस को ख़त्म करने के लिए अमेरिका डायरेक्ट अपनी आर्मी सीरिया में एंटर कर देता है। रशिया भी आईएसएस के खिलाफ सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का कहता है। ये वही पॉइंट था जिसकी वजह से सीरिया में वार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब एक ही कंट्री में कहीं ज़्यादा कंट्रीज फाइट कर रही होती हैं। यूएसए, रशिया, टर्की, रेबल्स, आईएसएस, कुर्द्स, ईरान, हजबुल्ला, इतनी ज़्यादा ग्रुप्स और कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे, जिसकी वजह से कई सीरियंस को माइग्रेट करना पड़ता है और सीरिया में रेफ्यूजीज़ क्राइसिस को देखना पड़ता है। 2016 के आते आते सीरिया आर्मी इलेपो सिटी का कंट्रोल रेबल से वापस ले लेती है। अमेरिका की कोलैबोरेशन से आईएसएस पर कई एयर स्ट्राइक किए जाते हैं, जिस वजह से 2019 के आते आते आईएसएस का निशान एक दो जगह को छोड़कर बुरी तरह ख़त्म हो जाता है। 2019 में सीरिया का मैप ये था। येलो वाला एरिया कुर्ड्स फोर्स के कंट्रोल में था, रेड वाला एरिया सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ग्रीन वाला एरिया रेबल्स के हैं और बीच में जो ब्लैक कलर्स के छोटे रीजन में आईएसएस का कंट्रोल था। लेकिन 2022 में पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देता है और 2023 में हमास और इसराइल की जंग शुरू हो जाती है, जिसमें हजबुल्ला और ईरान भी शामिल हो जाते हैं। इस वक्त असद की जगह कोई और होता तो वो चुपचाप बैठा रहता और जो चल रहा था उसको वैसे ही चलने देता, लेकिन इसने नवंबर 2024 में रेबल्स पर दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में रेबल्स ने भी असद के खिलाफ छोटा हमला करने का प्लान बनाया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि असद की आर्मी बहुत आसानी से पीछे हट रही है तो इन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। असद से अलीपो और होम्स को सिर्फ 3 दिन में वापस ले लिया और दमिश्क की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये दमिश्क के पास पहुंचे तो असद की आर्मी ने बिना लड़ाई के सरेंडर कर दिया। जब ये असद ने देखा तो वो अपनी फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर रशिया भाग गया और लोगों ने सड़कों पर आकर जश्न मनाया। इस सब में 5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी चली गई और 1.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए और 4.8 मिलियन लोग रेफ्यूजीज़ की तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हैं। हाफिज़ अल असद ने 30 सालों तक सीरिया पर हुकूमत की और इसके बाद बशार अल असद ने खुद 23 साल तक सीरिया पर हुकूमत की। इतने साल डिक्टेटरशिप के बावजूद सिर्फ 2 हफ्तों में इनकी गवर्नमेंट गिर गई।